आसमान में रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। उस काले आसमान में कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा था। शायद आज अमावस की अशुभ रात थी और दूर दूर तक जंगल फैला है। उसी जंगल के बीचों बीच से एक हाईवे जा रहा था। हाईवे की सड़क के पास जरा दूर एक माइलस्टोन दिख रहा था। उस माइलस्टोन पर लिखा था बिहार 70 किलोमीटर। शेखर ड्राइवर सीट पर बैठ ट्रक चला रहा था। बबलू, तूने कभी सोचा है कुछ रास्ते ऐसे क्यों होते हैं जहां सब कुछ सही लगते हुए भी कुछ गलत सा लगता है? भाई तू फिर शुरू हो गया। ट्रक चला भूत की न चला। शेखर हंसता है और फिर अचानक चुप हो जाता है। तेरा विश्वास नहीं है, लेकिन इसी रूट पर पिछले साल एक और ड्राइवर चला गया था, पर उसका कोई पता नहीं चल पाया आज तक। बबलू थोड़ा गंभीर। सच में? रात के 2 बजे इसी जगह किसी लड़की को लिफ्ट दी थी, फिर ट्रक खड़ा मिला, वो दोनों गायब हो गए थे। शेखर की नजर दूर सामने पड़ती है। ट्रक की हेडलाइट में कोई लाल साड़ी में एक औरत धीमी चाल में उसी की तरफ आ रही होती है। कौन है ये औरत? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? बबलू उठकर सामने देखता है। भाई रुक रुक रुक, कोई औरत थी सामने। अरे भाई, वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। शेखर जोर से ब्रेक लगाता है। टायरों की चीखती आवाज, धुआं उठता है। ट्रक एक झटके में रुक जाती है। वो इंसान नहीं थी भाई, उसके पैर उल्टे थे। शेखर टॉर्च लेकर उतरता है। इधर उधर झाड़ियों में देखने लगता है। यहाँ कोई नहीं था। शेखर और बबलू वापस ट्रक में चढ़ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ट्रक की पिछली सीट पर कोई पहले से बैठा होता है। वह एक औरत थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरा नाम अनामिका है। मुझे बिहारीपुर तक छोड़ दोगे? बहुत देर हो गई है। भाई, ये अंदर कैसे आई? तुम ट्रक में कब आई? अनामिका, दरवाजा खुला था, बहुत ठंड थी बाहर और मैं अकेली थी, इसलिए आके बैठ गई। शेखर एक पल के लिए उसे गौर से देखता है। उसकी साड़ी के कोने पर राख चिपकी हुई थी। मैंने सुना है बिहारीपुर गांव 2012 में जल गया था। पूरा गांव, कोई नहीं बचा था। तू मजाक मत कर इस समय। औरत वही नाम क्यों ले रही है जो अब नक्शे पर भी नहीं आता? शेखर सामने देखते हुए ट्रक ड्राइव करने लगता है। आप कहां से आ रही हैं? मैं यहीं रहती थी, लेकिन अब कोई लोग नहीं रहते हैं। बबलू, क्यों? क्योंकि कुछ रास्ते वापस नहीं आने के लिए होते हैं। भाई, ट्रक रोक, ये क्या हो रहा है? शेखर पीछे मुड़ता है, लेकिन सीट खाली है। अनामिका वहां नहीं थी। शेखर धीरे धीरे ट्रक रोकता है। वो कहां गई? सुनसान जंगल के बीचों बीच ट्रक खड़ा होता है। शेखर और बबलू दोनों बाहर निकलते हैं। भाई, हमने किसी को अंदर नहीं चढ़ाया था, फिर वो अंदर कैसे बैठी थी? अब कहां गई? चल, ट्रक से थोड़ा दूर चलते हैं, उस लड़की को ढूंढने। वे दोनों चलकर कुछ दूर जंगल के पास के टूटे फूटे गांव पहुंच जाते हैं। कहीं ये वही बिहारीपुर तो नहीं? और तभी फ्लैशबैक आवाजें आने लगती हैं। जलते हुए घरों की चीखें, महिलाओं के रोने की आवाजें और एक लड़की की चीख, बचाओ। मैं घर जाना चाहता हूँ भाई। जब दोनों वापस ट्रक की ओर जाने लगते हैं, कुछ देर चलते के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वे यहाँ आ चुके। तभी शेखर ने कहा, भाई मुझे लगता है कि हम बार बार उसी जगह पर आ रहे हैं। बबलू, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम छलावे में हैं, जो इस हाईवे पर बार बार दोहराया जाता हो। तभी धुंध के बीच से वही लाल साड़ी वाली लड़की अनामिका फिर से दिखाई देती है। अब वह मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। अनामिका, कहा था ना बिहारीपुर पास है, लेकिन तुम देर से आए हो। तू कौन है? क्या चाहती है? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम मोहन था, वह उनके पास रुकता है। तुम दोनों यहाँ क्यों फंसे हो? ये हाईवे कोई आम रास्ता नहीं है। आप कौन हैं?
और आप यहाँ कैसे आए? मैं कई सालों से इस हाईवे के पास रहता हूँ। इसे यहाँ रात को छलावा घूमता है। यहाँ फंसे हुए लोग मार कर खा जाता है। हम फंसे हुए हैं, हम निकलना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा। क्या कोई रास्ता है? अनामिका इस हाईवे की आत्मा है। वो उस लड़की की आत्मा है जो 20 साल पहले इस हाईवे पर मारी गई थी। उसने वादा लिया था कि हर उस इंसान को रोक लेगी जो इस हाईवे से गुजरता है, अगर उसका बदला पूरा न हुआ। क्या इसका मतलब है कि हम उसके जाल में फंसे हैं? और तभी अनामिका की आत्मा आ जाती है। तीनों ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और मोहन और शेखर ट्रक के अंदर चले जाते हैं। और बबलू ट्रक के पास पहुंचने ही वाला था कि अनामिका की आत्मा ने अपने लंबे नुकीले नाखून से बबलू का गला काट डाला और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो इतनी तेजी से चलने लगता है कि अनामिका की आत्मा दिखाई ही नहीं दे रही थी। और ट्रक चलते चलते सुबह हो जाती है। छलावा गायब हो गया था। ट्रक फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था। रात का समय था। रघु अपनी पत्नी नेहा और 7 साल का बेटा ऋषभ के साथ कार से दिल्ली से मुंबई की तरफ सफर कर रहे थे। कार जब चलते चलते सरोली खुर्द गांव के पास पहुंची, तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें एक बिल्ली का बच्चा बैठा दिखाई दिया। वाओ, कितना क्यूट है ये। क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, तो ठीक है राजकुमारी, ले आते हैं आपके लिए। रघु ने कार रोकी और उतरकर उस बिल्ली के बच्चे को उठाया। रास्ते के किनारे एक माइलस्टोन था जिस पर लिखा था सरोली खुर्द 5 किलोमीटर, और वे आगे निकल पड़े। नेहा उस बिल्ली के बच्चे से खेलने लगी। तभी रघु को रास्ते के बीचों बीच एक आदमी दिखाई देता है। रघु ने हॉर्न बजाया और आदमी धीरे धीरे रास्ते से हट गया। कुछ दूर और चलने पर फिर वही माइलस्टोन दिखा देता है। उस पर लिखा था सरोली खुर्द 5 किलोमीटर। शायद किसी ने गलत माइलस्टोन लगा दिया होगा। रघु मन ही मन बोला और आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही आदमी रास्ते के किनारे फिर से चलता हुआ दिखा। रघु थोड़ा चौंक गया। इस बार उसने उस आदमी की शक्ल गौर से देखी और उस आदमी ने भी रघु की ओर देखा। फिर कुछ ही दूरी पर वही माइलस्टोन तीसरी बार दिखाई दिया। उस पर लिखा था सरोली खुर्द 5 किलोमीटर। रघु परेशान हो गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ रघु? सरोली खुर्द 5 किलोमीटर वाला माइलस्टोन 3 बार दिख चुका है। अब तक तो हमें गांव के आगे निकल जाना था। तभी फिर वही आदमी आगे दिखाई दिया। वो देखो, वो आदमी तीसरी बार दिख रहा था। हाँ रघु, मैंने भी देखा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? रघु ने कार उस आदमी के पास रोकी। उस आदमी ने रघु की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांपने लगा और चीख पड़ा, हाय चकवा, चकवा! और वहां निकल गया। रघु और नेहा हैरान रह गए। ये आदमी इतना डर क्यों गया? रघु घबरा गया। रघु, ये चकवा क्या होता है? चकव मतलब छलावा। छलावा? हाँ, एक आत्मा जो रूप बदल सकती है, जो प्रवासियों को रास्ते में भटका देती है। एक्सीडेंट में मरे लोग कई बार छलावा बन जाते हैं और राहगीरों को भ्रम में डाल देते हैं। क्या हम फंस गए हैं? हाँ? रघु डरते हुए बोला। अब क्या करें? शायद उस आदमी को भी छलावा ने पकड़ रखा है। ये कुछ देर बाद वही आदमी कुछ दूरी पर खड़ा दिखा। रघु ने कार उसके पास रोक दी। चाचा जी, हमें भी आपकी तरह रास्ता नहीं मिल रहा, प्लीज मदद कीजिए। वह आदमी कार में बैठ गया। जब तक सुबह ना हो जाए यहीं रुकें। सुबह होते ही ये छलावा चला जाएगा। वे तीनों कार में बैठ गए। तभी खेत की तरफ से एक बुढ़िया चिल्लाते हुए आई। वो कार के शीशे पर थपथपाते हुए बोली, बेटा मुझे अंदर आने दो, बहुत डर लग रहा है। उन्होंने देखा वो रघु की माँ थी। माँ, आप यहाँ? रघु, हमारा घर तो 70 से 80 किलोमीटर दूर है। ये माँ कैसे आ सकती हैं? ये छलावा हो सकता है। बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। माँ, आप यहाँ कैसे पहुंची? पता नहीं बेटा, मैं खेत में थी। हमारी बिल्ली वहां गई और चिल्लाई। मैं उसे देखने गई तो वो मरी हुई थी।
मैं बाहर निकली तो तुम्हारी कार दिखी। ये सच में माँ ही है, शायद छलावे ने इन्हें पकड़ लिया। तभी माँ ने सीने पर हाथ रखा और जमीन पर गिर पड़ी। लगता है हार्ट अटैक आया है। रघु उतरने ही वाला था कि गांव वाले ने उसे रोका और कहा, हाँ, रघु, कार को निकाल, यहाँ से छलावा है। रघु ऐसा ही करता है। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। रघु कार तेज चलाने लगता है। छलावे के जाल में एक बार फंस गए तो रास्ते नहीं बल्कि वक्त खुद उलझ जाता है। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी गाड़ी के सामने रघु के पापा में, ऋषभ, दादू। नहीं ऋषभ, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हारे दादू नहीं हैं। रघु, हमें तेज भागना होगा। लेकिन जैसे ही कार उसके ऊपर से जाती है, कार जोर से झटका खाती है और इंजन बंद हो जाता है। रघु, क्या हुआ इसे? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तभी कार के बाहर से आवाज आती है, किसी के चलने की, किसी के खरोंचने की। तुम सब अंदर रहो, मैं बाहर जाकर के देखता हूँ। गांव वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उस बुढ़िया अपने लंबे नुकीले नाखून से उस गांव वाला का गला काट डाला। रघु, मत जा। बाहर कुछ सेकंड के बाद रघु चीखने चिल्लाने लाने लगता है। वह बुढ़िया ने अपने लंबे नुकीले नाखून से रघु का गला काट डाला। यह देख नेहा डर के मारे कांपने लगती हैं। अब हमें ही कुछ न कुछ करना होगा बेटा, ये से निकलने के लिए। तभी कार का पिछला दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कोई अंदर आता है। कार के अंदर वही छलावा बुढ़िया थी। उसके गीले बाल, लाल आंखें और पूरी तरह से सफेद रंग का चेहरा था। गांव वाले का दिया चाकू उस बुढ़िया के सीने पर भोंक दिया और वह बुढ़िया गायब हो गई। और उसने कार को स्टार्ट किए और कार स्टार्ट होते ही नेहा ने कार को इतनी तेजी से चलाने लगती है कि कार चलाते चलाते सुबह हो जाती है और छलावा खत्म हो जाता है। भैरवपुर गांव का वह आखिरी छोर था जहां जमीन पथरीली होती थी और हर शामें सूरज डूबते ही खामोश हो जाती थी। वहीं एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें रहते थे नलिनी और शंभू। नलिनी एक सीधी सादी, मेहनती और संवेदनशील स्त्री थी। उसका सारा जीवन उस घर को संवारने और शंभू के लौटने की बाट जोहते बीतता था। उस दिन शाम को शंभू खेतों से लौटने वाला था। नलिनी ने फोन पर उससे बात की। खाना तैयार है, जल्दी आ जाना, अंधेरा हो गया है। शंभू ने हंसते हुए कहा। चिंता मत कर, मैं बस पहुंचने वाला हूं। फोन रखते ही नलिनी को घर की छत से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। छोटे छोटे पैरों से छप 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 उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लालटेन की धुंधली रोशनी में वह डर के बावजूद ऊपर जाने लगी। उसका मन बार बार कह रहा था कोई जानवर होगा या कोई चोर, लेकिन छत पर पहुंचते ही वो सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगे। फिर अचानक हवा का एक झोंका आया। तने नलिनी ने खुद को समझाया, ये तो बस हवा थी, हाँ हवा ही होगी। पर तभी उसकी नजर एक चमकती गेंद पर पड़ी जो छत के कोने से लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आकर रुक गई। उसने वह गेंद पहले कभी इस घर में नहीं देखी थी। ये कहाँ से आई? तभी एक धीमी, लगभग बच्चों जैसी फुसफुसाती आवाज उसके कानों में पड़ी। आओ खेलो मेरे साथ। नी की रूह तक कांप गई। वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उसके पैर कांप रहे थे। वह खुद को समझा रही थी कि यह सब उसका वहम है, लेकिन डर उसके दिल में घर कर चुका था। रात को शंभू वापस आया। दोनों ने खाना साथ में खाया, लेकिन नलिनी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बहुत सोचने के बाद उसने शंभू को सब कुछ बताया। छत पर दौड़ते कदमों की आवाज, खुद से लुढ़कती गेंद और वह डरावनी फुसफुसाहट। शंभू ने उसकी बातों को हल्के में लिया। पुराना घर है, हवा से आवाजें आती हैं। गेंद शायद किसी पुराने सामान में रही होगी। नलिनी ने विरोध किया। नहीं, वो हंसी, वो आवाज इंसान की नहीं थी। शंभू, कुछ तो है इस घर में। शंभू ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं, तू ज्यादा सोचती है। अगले दिन दोपहर
नलिनी रसोई में मसाले पीस रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार छत की ओर चला जाता। तभी रेडियो से अचानक तेज गाने की आवाज गूंजने लगी। नलिनी चौंक गई। उस रेडियो की बैटरियां तो उसने खुद निकाल कर रख दी थीं। वो डरते हुए रेडियो के पास गई और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी रेडियो से वही आवाज आई। ना सुनने दो, मुझे अच्छा लगता है। नलिनी अब रसोई से भागकर बाहर आंगन में आई। उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन सुन जरूर रहा हो। शाम तक शंभू आ चुका था। नलिनी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। रेडियो खुद चल पड़ा और जब मैं तुलसी को पानी दे रही थी तो लगा कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सांसों की गर्मी अब भी महसूस हो रही थी। शंभू अब चिड़चिड़ा हो गया। नलिनी, ये सब तेरा वहम है। हवा है, पुराना घर है, और वो रेडियो, शायद तूने बैटरी निकाली ही नहीं होगी। मैंने निकाली थी, खुद निकाली थी। और वो फुसफुसाहट, वो हवा नहीं थी शंभू। मुझे लगता है इस घर में कोई और भी है। शंभू गुस्से में बोला। बस बंद कर। अगर तू मुझे झेल सकती है तो किसी छाया से डरने की क्या जरूरत। नलिनी चुप हो गई, लेकिन उसका डर अब भी आंखों में तैर रहा था। रात और गहरी हुई। शंभू सो चुका था, लेकिन नलिनी की आंखें खुली थीं। छत से अब भी गेंद उछलने जैसी थम 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 की आवाजें आ रही थीं। वह चादर ओढ़े लेटी रही। उस आवाज के साथ उसकी सांसें भी तालमेल में डर से कांपती रहीं। सुबह होते ही जब वो तुलसी को पानी दे रही थी, फिर से वही एहसास, कोई पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर एक धीमी फुसफुसाहट। मैं यहां हूं, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद से नलिनी की रातें बेचैन और दिन डर से भरे हो गए। उसके चेहरे पर एक अनकही थकावट थी। वो अब दरवाजों की ओर ज्यादा देखती, खिड़कियों की तरफ ज्यादा सुनती। एक रात फिर से वही आवाज आई। नलिनी, खेलो ना मेरे साथ, मैं अकेला हूं। अब बात वहम से आगे निकल चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या ये सब सिर्फ नलिनी के मन का डर था, या वाकई उस पुराने घर में कोई था, कोई जो कभी गया ही नहीं? या फिर भैरवपुर का यह घर नलिनी और शंभू की आखिरी मंजिल बनने वाला है? कहानी है रीवा की, एक 21 साल की लड़की जो अपने माता पिता को एक हादसे में खोने के बाद अपने मामा के गांव नवलपुर पहुंचती है। रीवा शांति और सुकून की तलाश में थी, लेकिन उसे जो मिला वो था डर, रहस्य और मौत की साया। रीवा जैसे ही गांव पहुंची, उसने महसूस किया कि गांव की हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा है। न बच्चे नजर आ रहे थे, न ही आम दिनचर्या। हर घर बंद, खिड़कियां अधखुली और गलियों में वीरानी पसरी हुई थी। जब उसने मामा से पूछा कि गांव इतना सूना क्यों है, तो उन्होंने बस कहा, गर्मी है, लोग घर में है। लेकिन रीवा का दिल मानने को तैयार नहीं था। पहली रात को रीवा की नींद अचानक खुली। कमरे के बाहर से किसी ने पुकारा, रीवा, ओ रीवा। आवाज उसकी मरी हुई माँ जैसी थी। वो डरते डरते बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगी, क्या ये उसकी थकावट का असर है या कोई उसे सचमुच बुला रहा था? अगली रात वो छत पर चली गई। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, बेटा, नीचे आ जाओ, ठंड लग जाएगी। पीछे देखा तो कोई नहीं था और एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मेरे पास आओ, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। रीवा घबरा गई। तभी उसके मामा ऊपर आ गए और उसे पकड़कर नीचे ले आए। मामा ने कहा, पागल हो गई है क्या? एक और कदम और तू छत से गिर जाती। उस रात मामा ने पहली बार गांव का सच बताया। उन्होंने कहा, इस गांव में अब कोई सुरक्षित नहीं है। यह कुर्ती डाक का साया है, एक औरत की आत्मा जो मरने के बाद भी लोगों को उनकी अपनों की आवाज में बुलाती है। जो भी उसकी बातों में आ गया, वो या तो लापता हो गया या अजले शरीर के रूप में मिला। रीवा सन्न रह गई। उसे दादी की बात याद आई।
अगर रात को कोई तेरा नाम पुकारे तो कभी मत जाना, चाहे वो कोई भी आवाज हो। एक दिन दोपहर को रीवा अकेले गांव के पुराने तालाब की ओर चली गई। वहां कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी और आंख लग गई। जब आंख खुली तो आसपास अंधेरा हो गया था और वहां सिर्फ एक औरत रह गई थी। वो बार बार एक ही कपड़ा धो रही थी, जो रीवा का दुपट्टा था। रीवा धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ी और बोली, माँ, आप? औरत ने मुड़कर देखा। चेहरा उसकी माँ जैसा ही था। रीवा रोते हुए उससे लिपट गई। तभी उस औरत का चेहरा बदलने लगा, काला, झुलसा हुआ, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। उसने रीवा को पकड़ लिया। तू भी मेरी है, मेरे पास आ जा। रीवा का शरीर सुन्न हो गया था। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून से रीवा का सिर काट डाला। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह मामा ने रीवा को ढूंढा, पूरा गांव छान मारा। आखिर में वो तालाब तक पहुंचे। वहां बस रीवा का कटा हुआ सिर मिला। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो कमेंट में लिखिए। और अगली कहानी में आप कौन सी आत्मा या लोकेशन देखना चाहेंगे? चारों दिशाओं में अंधकार फैला हुआ था। आसमान से काले कौवे काव काव करते हुए वे घर की ओर जाते दिखाई दे रहे थे। आसमान में उठते पूर्णिमा के चांद की दूधिया रोशनी इस घने जंगल पर पड़ रही थी। कबीर एक कैब ड्राइवर स्टार राइडर्स कंपनी में नाइट ड्यूटी पर है। कबीर घड़ी देखता है, 10 बज चुके हैं। वो बुदबुदाता है, आज तो कोई बुकिंग ही नहीं है। 10 मिनट और रुकता हूँ, फिर घर निकलता हूँ। तभी उसके फोन में राइड रिक्वेस्ट आती है। लोकेशन हिल व्यू विला। कबीर एक्सेप्ट करता है और गाड़ी मोड़ देता है। रास्ते में अचानक एक काली बिल्ली गाड़ी के सामने से रास्ता काट देती है। अबे काली बिल्ली, अपशगुन ही है ये। वो माहौल हल्का करने के लिए म्यूजिक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम भी जवाब दे देता है। अबे यार, ये भी अभी खराब होना था। गाड़ी लेकर लोकेशन पर पहुंचता है और फोन मिलाता है। हेलो मैम माया। कोई जवाब नहीं मिलता। तभी सामने स्थित कोठी का दरवाजा धीमे से खुलता है। माया धीरे धीरे गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कबीर कहता है, मैम OTP चाहिए होगा। माया कुछ नहीं बोलती। OTP खुद ब खुद फोन में भर जाता है। राइड स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी में गहरा सन्नाटा है। माया बस खिड़की के बाहर देख रही है, एकदम शांत। कबीर नोट करता है कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। वो कहता है, मैम पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, बस 10 मिनट रुकिए। माया कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी पीछे से एक और गाड़ी जोर से हॉर्न मारती है। एक दूसरा ड्राइवर गुस्से में आकर कहता है, अंधा है क्या बे? कबीर चिल्लाता है, लेडीज बैठी हैं पीछे। लेकिन जैसे ही वह पीछे देखता है, सीट खाली है। अबे कौन सी लेडीज? दूसरा ड्राइवर गुस्से में निकल जाता है। कबीर एक पुराने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है। वहां बस एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कबीर सिगरेट जलाकर दूर जाकर खड़ा हो जाता है। दूर से वो अपनी ही गाड़ी की ओर देखता है। माया सीट पर नहीं दिखती। वो दौड़कर वापस आता है। माया वापस सीट पर बैठी है। अबे ये कब वापस आई? अभी तो गायब थी। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है। माया फिर भी शांत खिड़की की ओर देखती रहती है। आगे जाकर माया खुद कहती है, मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ दो। ड्रॉप लोकेशन एक सुनसान जंगल के बीच है। माया गाड़ी से उतर जाती है और चुपचाप एक ओर खड़ी हो जाती है। पीर कहता है, मैम यहाँ अकेले खड़ा होना ठीक नहीं है। किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? माया चुपचाप दूर देखने लगती है। कबीर गाड़ी लेकर निकलने ही वाला होता है कि उसी माया की नई राइड रिक्वेस्ट फिर आ जाती है। अबे ये फिर खड़ी है। वो गाड़ी मोड़ता है और माया को फिर बिठा लेता है। जैसे ही माया बैठती है, म्यूजिक सिस्टम फिर से बंद हो जाता है। आप किसका इंतजार कर रही थी मैम? माया कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद वो खुद बोल पड़ती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम मेरे नहीं हुए
तो मैं अपनी जान ले लूंगी। कबीर घबरा जाता है। अरे ये लड़की कुछ कर ना डाले। तुम मुझसे डरते हो कबीर? थोड़ा बहुत। माया हंसती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है। वो लड़का शादीशुदा होता है। एक दिन वो कह देता है, तू मेरी गलती थी। लड़की जहर खा लेती है उसी हिलव्यू विला में। मैम आपका घर आ गया है। माया घूरते हुए कहती है। मेरी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। वो उतरती है और उसी कोठी में चली जाती है। कबीर लौटते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड से टकराता है। किसको छोड़ के आ रहे हो? माया को। भाई, उस विला में कोई नहीं रहता। वो लड़की तो सालों पहले सुसाइड कर चुकी है। क्या? लोग कहते हैं वो अब भी आत्मा बनकर आती है और कहानी सुनाती है। जिसने उसकी कहानी पूरी नहीं सुनी, वो फिर खुद उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। कबीर के हाथ कांपते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन अब हर जगह माया ही दिख रही है। सड़क पर, शीशे में, गाड़ी के अंदर। आखिर एक पल आता है। वो चिल्लाता है, नहीं। गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट होता है। टू अस्पताल। कबीर बेड पर है। बीवी पास बैठी। क्या हुआ तुम्हें? एक लड़की, राइडर, आत्मा थी शायद। उसकी कहानी पूरी नहीं हो पाई। बीवी का चेहरा धीरे धीरे माया का बन जाता है। मेरी कहानी अधूरी है। मधुपुरा गांव बिहार के नालंदा जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ की आबादी कम है, लेकिन लोग बहुत मिलनसार हैं। खेतों की कटाई हो या किसी का मकान बनाना हो, सब मिलजुल कर करते हैं। गांव में ज्यादातर कच्चे मकान हैं और सड़कें भी मिट्टी की ही हैं। लोगों के घर दूर दूर हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते हैं। गांव के एक तरफ बांस वन है और दूसरी तरफ खेत। अप्रैल का महीना था। गर्मी बढ़ चुकी थी और बिजली बार बार गुल हो जाती थी। लोग रात को बाहर चारपाई पर सोते थे और जब बिजली चली जाती तो मिलकर किस्से कहानियां सुनाते। आज भी बिजली गई हुई थी। गांव के एक विशाल के चाय की दुकान पर 3 युवक बैठे बातें कर रहे थे। रवि, कमलेश और दीपक। विजय राम काका अब तक नहीं आए थे। रवि मुस्कुराते हुए, अरे ये क्या, आज काका नहीं आए? कमलेश, उनके बिना मजा नहीं आता, उनकी कहानियां डर से भरी होती हैं। दीपक, कहानियां नहीं यार, वो असली किस्से होते हैं। रवि हंसते हुए, अरे हाँ, लेकिन भूत वूत में मुझे भरोसा नहीं है। कमलेश, दुनिया में जो आंखों से नहीं दिखता वो भी होता है। उसी वक्त विजयराम काका आ पहुंचे। विजयराम काका, कैसे हो सब? फिर से बिजली चली गई क्या? दीपक, हाँ काका, और हम आपकी ही बात कर रहे थे। रवि, आज फिर से कोई डरावनी कहानी सुनाइए। काका, देश के कोने कोने में घूम चुका हूँ, जो देखा सुना वही बताता हूँ। कमलेश, आपने कभी भूत को सामने से देखा है? काका गंभीर स्वर में, हाँ, और आज जो किस्सा सुनाऊंगा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। काका ने बताना शुरू किया। ये तब की बात है जब मैं जवान था। एक दिन तेज बारिश में अपने दोस्त गोपाल के घर जा रहा था। रास्ते में मिट्टी इतनी गीली हो गई कि पैर धंसने लगे। मैंने बांसवन के किनारे वाले पत्थर के रास्ते से जाने का सोचा। अंधेरा छा गया था और सिर्फ बारिश की आवाज थी। रास्ता सुनसान था और कीड़ों की किटकिट डर बढ़ा रही थी। उसी बीच मैंने आगे जाकर एक टूटी सी झोपड़ी दिखी। मैं बिना कुछ सोचे वहां रुक गया। बारिश बहुत तेज हो गई थी और तभी एक अजनबी भीगते हुए वहां आ गया। भाई साहब, आपको निकलना ही ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? शहर से आ रहा हूँ, मेरा गांव पास में ही है। हम दोनों बातों में लग गए थे। अचानक एक लड़की की अजीब सी आवाज सुनाई दी जो बारिश में भी गूंज रही थी। पहले तो लगा वहम है, और पर फिर आवाज तेज होती गई, जैसे कोई लड़की बारिश में बांसवन में फंस गई हो। वो कुछ कविता जैसा गा रही थी। अजनबी आदमी ने कहा, हमें चलकर देखना चाहिए। हम दोनों बांसवन की ओर बढ़े। हर पत्ता और हर बूंद डर पैदा कर रही थी। मैंने अचानक देखा
एक छोटी लड़की बारिश में भीगी खड़ी है। हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं, लेकिन यह बस एक पल का दृश्य था। अचानक बिजली चमकी और जोर की गड़गड़ाहट हुई। एक बांस का पेड़ हमारे सामने गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अजनबी बोला, चलो लड़की के पास चलते हैं। वो बांस का पेड़ पार कर गया और बोला, आइए ना। मैंने कदम बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ याद आया और मैं रुक गया। मेरा मन चेतावनी देने लगा। अचानक बिजली चमकी और मैं देखता हूँ वो अजनबी अब बांस के पेड़ पर बैठा है और अजीब तरह से हंस रहा है। वो इंसान नहीं था, वो उसी कविता को गुनगुना रहा था, अजीब भयानक आवाज में। मैं डर के मारे कांप गया और वहां से भाग निकला। अगर उस रात मैं एक पल भी और रुक जाता तो आज मैं यहाँ तुम्हें ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। रवि सांस रोककर, लेकिन आपने बांस का पेड़ पार क्यों नहीं किया? बेटा, रात में बांस वन में एक नियम होता है। अगर रास्ते में बांस फेंका मिले तो उसे पार मत जाया करो। बांस का भूत रास्ता दिखाता है और फंसा लेता है। दीपक, इसका मतलब क्या है? अगर गलती से भी कोई उस बांस को पार कर ले तो उसकी आत्मा उसी बांस वन में फंस जाती है हमेशा के लिए।